सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख पर रोज़ बरोज़ बढ़ते दबाव की सबब इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर के बजाय अगले चंद रोज़ में इंतखाबात का स्केड्यूल जारी करने का कह दिया है। बुध को सियासी जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की, जिसमें यह बात सामने आई। अच्छा, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। ये बात उन्होंने पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज करते हुए कही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अच्छा लगे या बुरा, इंतखाबात कराना आईनी मैंडेट है और आइन किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में पुरानी हल्का बंदियों के तहत जल्द इंतखाबात कराने पर जोर दिया था और इसी हवाले से एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। अच्छा, इसमें अदालत आलिया से दरख्वास्त की गई है कि नई मरदमशुमारी के फैसले को मुअत्तल करके 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग दिलचस्प सूरत, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान। मैं तारुफ करवा दूँ, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तजियाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं कामरान साहब से शुरू करना चाहूँगी। कामरान साहब, कल जो सियासी जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिली हैं और ये मौक़िफ़ बड़ा क्लियर सामने आया है कि जी नई हल्का बंदियों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वरना तमाम हल्कों को दुरुस्त करना होगा। आप इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, पहली बात, जो बुनियादी बात ये है कि ये जो सेंसस को नोटिफाई किया है, सीसीआई की कंपोजिशन ठीक नहीं थी, और फिर कंपोजिशन को भी एक मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। आपने उससे पहले कह दिया कि असम्बली फ़लाँ तारीख को डिज़ोल्व हो जाएगी और 16 महीने में कोई इजलास जो है सीसीआई का नहीं हुआ और उसके बाद आपने उसको बुलवा लिया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। बल्कि उसके साथ एक और सवाल जो हमसे बलूचिस्तान से मुताल्लिक है और जिसको मैंने चैलेंज भी किया हुआ है, बेटा मेरा उसमें पिटिशनर है, हाई कोर्ट ने उसको लिमनी में खारिज किया, कल या परसों तक सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा। हमारी 70 लाख आबादी कम कर दी है, यानी 1/3 आबादी जो है ना कम कर दी है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में है और उसको फाइनल रिपोर्ट में इन्होंने कम कर दी है। वजह उसकी जो बज़ाहिर समझ आती है वो ये है कि अगर वो 70 लाख की आबादी जो है वो दिखाते तो उसका नतीजा ये निकलता कि आर्टिकल 51 को अमेंड करना पड़ता, और आर्टिकल 51 तो उसकी कौमी असम्बली है नहीं है, वो अमेंड हो नहीं सकता, और जब थी तब भी अमेंड नहीं हो सकता था कि 2/3 के बगैर वो अमेंड नहीं हो सकती। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया हुआ है। बहुत सारी इसमें गलतियां हैं, बहुत सारे मामला उसको देखे और सोचे बगैर कर दिए गए हैं, और अब वो सब सियासी पार्टियों को जो है ना ये मुसीबत पड़ी हुई है कि अब करें तो क्या करें। ठीक है जी। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, क्या पंजाब में जो इलेक्शन है पहले कराने पड़ेंगे, क्या लगता है आपको? ये ख्याल है कि इलेक्शन तो ज़ाहिर साथ ही होंगे, मतलब इलेक्शन कराना मेरा नहीं ख्याल कि जो है कोई लॉजिकल मतलब कि बनती है। और 90 दिन की अब लिमिट है, उसके में सारे एक जगह एक साथ इलेक्शन करा का लगा। ठीक है। अच्छा नुसरत साहब, यही सवाल मैं लेकर आपके पास अगर आना चाहूँ कि जो सख्त मौक़िफ़ से लगता है कोर्ट के, जैसे कि अच्छा लगे बुरा लगे है तो ये आइनी मैंडेट, और इस हवाले से कि जी जो आइन है वो किसी की जागीर नहीं है, तो नुसरत मलिक साहब आप क्या देखते हैं आगे माहौल? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन जो है वो पंजाब के अलग से होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात ही होंगे जो एक रोज़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक मामला है, आपने देखा जब माजी में 14 मई की तारीख दी गई थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था जब इलेक्शन नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपनी फेस सेविंग चाहती है। वो चाहती है कि इस पे उनकी तरफ से जो है एक ज़रा जारहाना किस्म का जो है वो बातचीत आती रहे। लेकिन लगता ये है कि इंतखाबात जो हैं वो आम इंतखाबात के साथ ही होंगे, और जिसके बारे में सियासी जमातें अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवा दिए जाएँ या जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लग रहा है कि इलेक्शन की तारीख या इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जल्द दे देंगे ताकि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएँ। फरवरी के एंड पे इंतखाबात की बात भी की जा रही है,
लेकिन इसके साथ साथ ये खदशात भी बाद सियासी जमातों की तरफ से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो उनकी कोई बड़ी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आई, जिससे ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इंतखाबात अगले साल शुरू में होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन सेनेट की जो मुद्दत है मार्च, एक बड़ा वो भी एक आइनी बहरान की निशानदेही कर रहा है कि अगर सेनेट के इंतखाबात नहीं होते, उससे पहले असम्बलियाँ वजूद में नहीं आती, तो फिर सेनेट का क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में मामला शायद इलेक्शन की तरफ ही चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई पंजाब के इलेक्शन अलग हों, KPK के अलग हों और तमाम आम इंतखाबात जो हैं वो अलग हों और 2 सूबों या 3 सूबों के इलेक्शन अलग हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इसके अलावा एक और चीज़ कि जो अगले 15 रोज़ हैं, अब ये समझ आ रहा है या बड़े लोग तज्जिया करें कि अदालती फ़ैसलों के अतबार से ये जो अगले 2 हफ्ते हैं बड़े अहम दिखाई दे रहे हैं। तो मलिक साहब, आपको लगता है कि जो नैब तरमीम केस है और 90 रोज़ में इंतखाबात को लेकर ये जो अभी अब हम बात कर भी रहे थे, कोई बाकी बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है? इस बात की तवक्को तो की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते कुछ ऐसे फैसले करें कि जो माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर, उस हवाले से बड़ी अहमियत के फैसले हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो पंजाब और KPK के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हदायत थी, उस वक्त जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता था। हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के तहत जो है उनको कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन जो हुकूमत PDM की थी, उस PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं लिया। तो मुझे लगता ये है कि ये 50-50 सूरत हाल होगी। उमर ताब बंदयाल साहब जाते जाते कोई ऐसा फैसला बड़ा, मुझे नहीं लगता कि करने की जो है वो कोशिश करेंगे। हो सकता है वो कर भी जाएं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को अब आस्ता आस्ता सेटल करना शुरू किया है, अगर आप पंजाब और KPK के इंतखाबात से पहले की सूरत हाल देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की और दीगर मुकदमात के हवाले से जो उनकी सूरत हाल थी, ख़ास तौर पे PTI के मुकदमात के हवाले से, शायद ऐसा जारहाना अंदाज अब उनका नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम देखेंगे कैसे कोई अमल दरामद नहीं करता, तो उस वक्त लग रहा था शायद किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ठीक है जी। कामरान साहब, ये जो हुक्म दूली है, ये एक नई रिवायत बनती चली जा रही है। स्पीकर हो, पार्लिमान हो, टैक्स या ट्रैफिक कवानीन हो, आईने पाकिस्तान हो, हर कोई एक ही जुमला कि मैं नहीं मानता, इसकी सदा लगाता दिखाई देता है। अब ऐसे में कानून की जो अमलदारी है कैसे पॉसिबल हो सकती है, कैसे कायम होगी? देखिए, उसमें दोनों फरीक शायद दुरुस्त ना हो। एक फरीक तो ये है कि जो हम एक आम अमूमी रवैया ये है कि मैं सिर्फ उस फैसले को मानता हूँ जो मेरे हक में हो, वही ठीक होता है, वही इंसाफ में मबनी होता है, और इसके अलावा सारे फैसले जो है ना, भले वो बरहक हों, वो सारे के सारे वो गलत हुआ करते हैं। ये हमारा जो है ना इज्तिमाई रवैया है। तो ये हम सब जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करिए कि बहुत कौमी अहमियत का मामला है और उसमें एक जायज़, मैं समझता हूँ कि जायज़ मुतालबा कि फुल कोर्ट बना लिया जाए, और फुल कोर्ट बना के भी तो दस्तूर से बाहर तो कोई नहीं जा सकता था ना। तो अगर बना दिया जाता और उसमें मेरा ख्याल है कि कोर्ट भी तकसीम ना होती और कौम भी शायद तकसीम ना होती, और जो फैसला होता वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता। तो कुछ गलतियाँ यकीनन हुई हैं कोर्ट के पार्ट पे भी, और बाकी हमारा एक ओवरऑल रवैया वो उसमें तो गिले वाली बात ही नहीं है किसी से। इंसाफ सिर्फ वो है जो मेरे हक में होता है, बाकी इसके अलावा बिल्कुल बेइंसाफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, ये जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, अब इनकी जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है 9 सितंबर को, तो क्या उनके पास कोई तुर्क की चाल बाकी है जो वो जाते जाते खेल जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जो सदर मुमलिक वो तो बुनियादी तौर पे जो एक सेरेमोनियल पोस्ट है और वो उनकी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चलते हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने पहले जो है वो गैर आईनी इक़दाम उठाते रहे हैं, जो आपको याद है असम्बलियाँ तोड़ती थी इन्होंने अप्रैल 21 साल, तब भी इन्होंने उसको वो वैलिडेट कर दिया था। तो गैर आईनी अगर ये काम करेंगे तो इनका माजी रहा है,
तो वो तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ उनके हाथ में है कि वो कर दे। एक चीज़ ये है कि वो इलेक्शन वाली डेट वाला मामला शायद वो करने की कोशिश करें, लेकिन अब तो आइन के मुताबिक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जो है वो डेट दे सकता है। फिर मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात की आइन 90 दिन का कहता है, ये बड़ी ज़बरदस्त, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि ये जज साहिबान उस वक्त कहाँ थे जब 63A का फैसला दे रहे थे। उस वक्त आइन कहाँ था? उस वक्त तो इनको कोई आइन वाइन नहीं याद आया। उस वक्त तो इन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है, एक दफ़ा हमारी मर्जी है तो पार्टी लीडर का वोट चलेगा, एक दफ़ा हमारी मर्जी है तो पार्लिमानी लीडर का वोट चलेगा। तब आइन कहाँ था आपका? आज आप जो आइन आप कर रहे हैं, उस वक्त भी तो आपको सोचना चाहिए था ना कि आइन जो है इसमें वो क्या कहता है, और उसकी प्रेसिडेंस मौजूद, तो वोट जो है वो फ्लोर क्रॉस होगा और वोट काउंट होगा और बंदा जो है वो डिफीट हो जाएगा। प्रेसिडेंस मौजूद थी, उसके बावजूद इन्होंने एक गैर आइनी फैसला दिया। बल्कि मैं ये समझता हूँ 63A के फैसले के तहत कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड किया है, क्योंकि आइन में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उन्होंने। जब आप सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी फैसले देगी तो फिर आप बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो आइन को फॉलो करें? ठीक है, ठीक है। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये डॉक्टर अफनान साहब से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब एक बड़ी अहम बात कर रहे थे तकसीम के हवाले से। तकसीम का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अफसोस के साथ कहूँगी जो डिवीज़न है, जो तकसीम है, वो बड़ी वाज़े नज़र आती है। सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे जजेस को मुतनाज़े बनाने का सिलसिला जारी होता है। और जिस तरह कि उन्होंने कहा कि मर्ज़ी का फ़ैसला आ जाए तो लोग कहते हैं वाह वाह ये तो बड़ा अच्छा फ़ैसला आ गया। अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ जाए, मंशा के ख़िलाफ़ आ जाए, तो आप जजेस को मुतनाज़े बनाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। और अफसोस के साथ जातियात पर हमले करने शुरू कर दिए जाते हैं। ये कितना अलार्मिंग है आपके मुताबिक, और ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता दिखाई देता है? देखिए, और ये हर तरफ से हो रहा था, अफसोस के साथ मैं कहूंगी, इस पे कोई भी हाथ हल्का नहीं रख रहा होता। जो कामरान साहब ने बात की है वो बात तो बड़ी दुरुस्त है कि जो फैसला मेरे हक में आए वो इंसाफ पर मबनी है, और जो मेरे हक में नहीं आए वो इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि तमाम इदारों को भी अपना जायजा लेना पड़ेगा कि उन्होंने कौन से ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिसके नतीजे में उनके ऊपर हर्फ उठता है या उनके खिलाफ बातचीत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, क्या इसमें कोई दूसरी राय हो सकती है कि उन्होंने अपनी एक मर्जी का बेंच बनाने के लिए सीनियर 3 जजेस को नज़रअंदाज किया, उनको किसी अहम मुकदमे में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह तकसीम जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी। जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो इदारों अपनी इज्जत और तौकीर के ऊपर खुद लोगों को मौका देते हैं कि वो उंगली उठाएं या वो बात करें। इसी तरीके से अदालती जो फैसले होते हैं, हमने देखा कि जिस तरह अदालत में समाअत होती है, समाअत के दौरान जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान ऐसे ऐसे जो है वो रिमार्क्स देते हैं जो फैसले का हिस्सा नहीं होते, लेकिन टीवी चैनल्स पर टिकर चलते हैं, उस पर खबरें बनना शुरू हो जाती हैं, और जो खबरें चलती हैं टीवी चैनल पर, जब फैसला आता है वो तमाम चीज़ें उस फैसले का हिस्सा नहीं होती। तो गोया ये अदालती जो तरीक़ाकार है कि जो समाअत के दौरान ऐसे रिमार्क्स देना जिसका फैसले के साथ कोई ताल्लुक न हो, मैं समझता हूँ इससे भी अदालतें मुतनाज़े हुई हैं। यानी फिर अदालतों के जो फैसले लिखे गए माजी के अंदर भी, यानी आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी सियासतदान को, किसी साबिक़ वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया लिख दे, उससे आपको क्या जो है वो मिलेगा? क्या फैसले में उसका लिखा जाना ज़रूरी है? आप अदालत का काम होता है फैसला करना, सज़ा देना या बरी करना। अदालत शायरी, अदालत जो है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के ज़रिए या अदालत मुख्तलिफ रिमार्क्स के ज़रिए अपने फैसले नहीं लिखती। और आपने देखा यहाँ फैसले भी ऐसे लिखे गए, खलील जिब्रान साहब की पूरी नज़में छाप दी गई। भाई ये शायरी करना शायरों का काम है, अदालतों का काम होता है फैसले करना। तो ये हमें जायज़ा लेना पड़ेगा कि अदालतों ने भी जहाँ कुछ ऐसे काम किए। अब इफ्तिखार अहमद साहब थे, उन्होंने अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई, वो बहाल हुए, उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क का इंतज़ामी अमूर संभालना शुरू कर दिया। साकिब निसार साहब ने जो काम किया उससे अदालत की कोई तौकीर में इजाफा नहीं हुआ, अदालतों की बेइज्जती हुई। उन्होंने जाकर हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर छापे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने मुख्तलिफ जो ब्रिजेस बन रहे थे, जो अवाम की सहूलियात के लिए बन रहे होते, वहाँ स्टे आर्डर जारी कर दिए। आज भी इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हुकूमती फैसलों के बाद स्टे आर्डर दे दिए जाते हैं, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिए जाते हैं, और जो मनसूबा आप देखें ओरिएंट ट्रेन लाहौर में ताख़ीर करने के लिए जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया, उसके बाद उसमें ताख़ीर होती रही। गुलबर्ग का जो ब्रिज था उसमें ताख़ीर होती रही और उसकी जो कीमत बढ़ गई,
क्या वो साकिब निसार साहब को पकड़कर उनकी जेब से नहीं निकालनी चाहिए? भाई आपने फैसला देना है, अब 7 दिन में फैसला दे दें। आप हुक्म इम्तनाई जारी कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर जो होता है कंट्रैक्टर वो कहता है मेरी कास्ट बढ़ गई है, तो गरीब आदमी की जेब से पैसा जाता है ना। तो अदालतें जो है वो जब एक्टिविज्म की तरफ चली गई, अदालत इंतजामी अमूर की तरफ चली गई, तो फिर ये तनकीद होना शुरू हुई। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि किसी फर्द के खिलाफ, खा वो अदालत हो, खा सियासतदान हो, खा सहाफ़ी हो या इस मुल्क का खिलाड़ी हो, किसी के खिलाफ भी इखलाक से गिरी हुई कंपेन जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ये ग्रूमिंग होती है घर के माहौल से, तालीमी इदारों से, मसाजिद से, कि हम अपनी पूरी कौम को ये सिखाएं कि किसी को गालियां देना तो फख्र की अलामत नहीं होती। गाली देने वाले को लोग बुरा समझते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे लोग गाली देना एजाज समझते हैं। तो ये इस सोसाइटी की ग्रूमिंग की जरूरत है। और साथ साथ मलिक साहब, आप सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ से अंदाजा लगा लें, चूंकि अभी टॉपिक छिड़ गया, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है 1 मिनट के बाद, तो मैं अगले सवाल पे जाने से पहले इसी पे जरा आपका कमेंट ले लेती हूँ। मलिक साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि गाली निकालना बुरी बात है, लेकिन हम देखते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, सॉरी टू से, आप कोई मालूमात वाली ट्वीट कर दें, कोई बहुत अच्छी बात करें तो आपकी रीट्वीट ही नहीं आएगी, लेकिन अगर आप किसी की पगड़ी उछाल दें, किसी एक जत्थे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी कि जत्थे की तरह वो यंगस्टर्स जिन्होंने कभी फील्ड में जाके काम नहीं किया, जिन्होंने कहीं जाके प्रैक्टिकल फील्ड में देखा नहीं कि काम होता कैसे है, छोटी छोटी उम्र के लोग, यंगस्टर्स, वो आप जैसे सफ़ेद बालों वालों को जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, मैं आपसे मुराद सब की बात कर रही हूँ, उन लोगों को तमस्कुर का निशाना बना रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, और ऐसी ट्वीट्स जो है उनकी रीट्वीट्स बड़ी आ रही होती है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो हमारी मेंटालिटी, ये उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा बड़ी तादाद है वो किस किस्म के लोगों की है। मेरे ख्याल में ये वही इखलाकी तरबियत का मामला है। आप देखिए ना, इस मुल्क के अंदर एक सियासी जमात ने एक माहौल बनाया कि जो उनकी मदद सराही करेगा, जो उनके गुण गाएगा, वो तो बड़ा नेक और शरीफ आदमी है, जो उनसे इख्तलाफ करेगा वो लिफाफा साफी है। यानी ये माहौल जानबूझ के बनाया गया। आप ट्विटर पे अभी इमरान खान साहब पर या PTI की किसी बात से इख्तलाफ करके देखिए, सीधे से आपसे लिफाफा साफी कह दिया जाएगा। हालांकि ये खुद जितने सियासतदान हैं, खा वो PTI के अंदर हो, नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी से हो, इनसे कोई पकड़ के इनसे पूछे कि भाई साहब आपकी आमदन ये है, 15-20 सालों में आपकी आमदन ये थी, इतने बड़े असासे आपने बनाए, कैसे बनाए, ये जो इतनी मिलों के मालिक आप बने, कैसे बने, 400-400 कनाल के घर में आप रहते हैं, 12,000 रुपये इनकम टैक्स देते हैं, यानी बिजली का बिल जो है वो आप कैसे अदा करते हैं, 400 कनाल के बिजली का घर बिल कितना हो सकता है, उसका भी आपको भी अंदाजा है। फिर आप लोगों से जो गाड़ियां तोहफे में लेके इस्तेमाल करते हैं, बाज अपने उन यानी साथियों को जिनको पार्टी से निकाल भी चुके हैं, उनकी गाड़ियां अभी तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपनी इखलाकी सूरत हाल ये है। लेकिन चलिए मुझे ब्रेक का क्या जा रहा है मलिक साहब, ठीक, चलिए गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब और डॉक्टर अफनानुल्लाह मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अफनान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहले नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक मुतवक्के है? देखिए, इसका ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि ये अक्टूबर में जो है वो इंशाल्लाह उनकी एक्सपेक्टेड वापसी है, मगर अभी कोई डेट नहीं दी हतमी, तो जब डेट आ जाएगी तो इंशाल्लाह उसका भी ऐलान कर देंगे। ठीक है मलिक साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी। आप बड़े वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, आपके पास बड़ी अच्छी खबरें होती हैं और अमूमन आपकी खबरें सही साबित होती हैं। 15 या 16 अक्टूबर की तारीख सुनने को मिल रही है मलिक साहब, लेकिन काफ़ी अरसे से सुनने को आ रहा था कि वो वापस आ जाएंगे। बहरहाल इलेक्शन तो होने हैं, चाहे देर से हों, कितना आगे चले जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब खुद आकर करेंगे, आप कब देखते हैं उनकी वापसी? अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को यकीन हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे पहले वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर उन्हें जरा बराबर भी ये शक हुआ कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं, उसमें ताखीर हो सकती है, तो मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे बल्कि इलेक्शन तक इंतजार करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ का दबाव यानी मियाँ साहब की वापसी से मियाँ साहब का मलिक साहब कहना चाहिए मियाँ साहब की वापसी से हमें भी पता चल जाएगा कि इलेक्शन कितने आगे जा रहे हैं। अगर आप वो 15-16 अक्टूबर तक नहीं आते तो हमें भी पता चल जाएगा कि इलेक्शन कितने आगे जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के पास एक जो कार्ड है, वो कार्ड ये है कि इलेक्शन कराएं तो मैं पाकिस्तान आऊंगा। अगर वो इस कार्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और इलेक्शन नहीं होते,
तो मियाँ साहब को पाकिस्तान आने का कोई फायदा नहीं होगा। वो माहौल ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन वो पाकिस्तान आए और अपनी इस आमद के साथ इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दें। तो मियाँ साहब अगर तो 15 अक्टूबर को आ जाते हैं तो समझ लिए इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं। अगर मियाँ साहब की तारीख कोई नहीं आ जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि इलेक्शन आगे जा वक्त से आगे जा। ठीक है, ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये अभी नुसरत साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा अगर 15 अक्टूबर तक नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, समझ लें कि इंतखाबात वक्त पर होने, लेकिन अगर आगे चली जाती तारीख तो वक्त से आगे चले जाते हैं इंतखाबात। तो वक्त से कितने आगे चले जाते हैं ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत से सियासतदान अब अलग टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि 24 से भी आगे जा सकते हैं, यानी 2025 भी आ सकता है। देखिए, एक बात जहन में रखिए, या तो ये 90 दिन में हो जाएंगे और खुदा न खास्ता 90 दिन से निकल गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर आप गैर मुतवक्को चीज़ों को भी के लिए भी सोच के रखिए। फिर आप यानी 2025 आ सकते हैं आपके मुताबिक? नहीं, मैं इसको मतलब मैं अपने जहन में इसका कोई हल्का सा शायबा भी नहीं लाना चाहता। मुझे इस बात से चढ़ है कि 90 डेज से अब अगर इलेक्शन आगे चले जाएं तो, मगर अगर ये दस्तूरी प्रोविजन जो है वो ऑनर ना हुई इस दफा तो इसका मतलब ये है कि फिर जो है ना, फिर आप किसी वक्त फिर फरवरी भी ज़रूरी नहीं है। और मियाँ साहब का आना जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन की डेट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस रिलीफ पे भी, जो एक्सपेक्टेड रिलीफ है उनकी, उस पे भी डिपेंड करता है जो वोट से चाहते हैं। तो वो टू फोल्ड है वो बात। ठीक है, मियाँ साहब तो ये भी चाहेंगे कि उनकी रास्ता आगे का खुल जाए और ये भी चाहेंगे कि वो इलेक्शन में अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा फायदा मंद हो। तो दो चीज़ें देख के मेरा ख्याल है वो वापस तशरीफ लाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा नुसरुल्लाह साहब, जैसे कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मुझे इस बात से चिढ़ है कि इंतखाबात 90 दिन से आगे जाएं, तो इस बात से पीपल्स पार्टी को भी बहुत चिढ़ है कि इंतखाबात 90 दिन से आगे जाएं। और आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएं। अब ये ऐसी क्या सराहियाँ की जा रही हैं, कुछ तज्ज़ियाकार ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ सकते हैं इसी पॉइंट पर कि दोनों इंतखाबात वक्त पर चाहते हैं। और जिसके लिए बड़ी ये बातें की जा रही हैं कि जी शायद एतजाज़ एहसन साहब जो कि ज़मान पार्क में पड़ोसी भी रहे हैं चेयरमैन PTI के, तो शायद वो किसी ब्रिज का या मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती, आप सीनियर ज़रा रोशनी डालिएगा कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। साथ में ये भी ज़रा ऐड करना चाहूँगी कि 2 दिन पहले फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और कल हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद थे। दोनों से मैंने सवाल पूछा, दोनों ने ना तस्दीक की लेकिन तरदीद भी नहीं की, बल्कि कुंडी साहब ने कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हरफ आखिर नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि कामरान मुर्तज़ा साहब मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। उनकी जो सोच इलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ वो आइन और कानून की बात करते हैं और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इसलिए कामरान साहब जो बात करते हैं वो दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन पाकिस्तान के हालात, सियासी हालात या पाकिस्तान के माजी के तजुर्बात जो हैं वो खासे तल्ख भी हैं। इस वक्त जो है सूरत हाल मुल्क की इकानमी की, इस वक्त जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है, भरल मुआशी क्राइसिस, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इन हालात में और फिर सियासी जमातों के हवाले से भी बाज़ जो है हल्के उनकी एक अपनी सख्त राय भी मौजूद है। फिर सियासी जमातों पर और फौजी हों या सिविल हुकूमतें, अवाम को बहरहाल कोई बड़ा रिलीफ इन हुकूमतों की तरफ से नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ एक ख़ास तबका जो है इशाफिया का, उसने सियासत के अंदर अक्सरियत अगर आप उसकी बात करें तो उसने अपनी जगह बना दी है और उस इशाफिया को शायद आम आदमी के मसाइल से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। आप तसव्वुर करें, कामरान साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पीपल्स पार्टी ठीक है सिंध के अंदर एक पॉपुलर जमात है, लेकिन गवर्नेंस आज भी पीपल्स पार्टी के लिए सवालिया निशान है। आज भी सिंध के अंदर जो सूरत हाल है उस पर लोग सवाल उठाते हैं। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल रही, उस्मान बुज़दार साहब रहे, उसके बाद की अगर सूरत हाल देखें तो लोग परफॉर्मेंस के ऊपर तब भी सवाल उठाते थे। बलूचिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि बलूची महरूम इसलिए है कि वहाँ बनने वाली हुकूमतों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और वहाँ की जो सियासतदानों की जो अफसरशाही है, उसने जिस तरीके से बलूचिस्तान में काम किया है, मैं समझता हूँ कि
शायद इस मुल्क के अंदर ऐसी सियासत होनी ही नहीं चाहिए। यानी जो हुक्मरान तबका है, मैं अपोजिशन में बैठे हुए किसी एक पद की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हुकूमतों में रहे हैं उन्होंने कितना डिलीवर किया है ये आपके सामने है। अरबों रुपए किसी सरकारी अफसर के घर से पकड़े जाते हैं। तो ये जो एक मुल्क के अंदर अब लोगों का एक अदम एतमाद है सियासी जमातों के हवाले से, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सियासी जमातों को दुरुस्त करने का तरीकाकार भी यही है कि वो अवाम के पास जाएं, अवाम से वोट लें और अवाम उनका एहतसाब करें। लेकिन ये सूरत हाल जो है, मैं समझता हूँ कि कामरान साहब जो बात कह रहे हैं कि अगर 90 रोज में नहीं होते तो फिर कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह माजी के तजर्बात हैं। ठीक है, इस मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ होता रहा। ठीक है, माजी के तजर्बात हैं। ठीक है, ठीक है। अफनान साहब, आखिरी मेरे ख्याल से 2 मिनट हैं, आपका लास्ट कमेंट भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और नसरुल्लाह साहब के सवाल को मैं आगे लेकर जाऊंगी। ये पीछे ये हमने देखा कि 1.25 साल ये 13 जमातों की जो हुकूमत रही, अफनान साहब, नून लीग बिल्कुल फ्रंट पर, पीडीएम ने लीड किया इसको, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी, बड़े बड़े इत्तेहादी, लेकिन ज़्यादातर जो सवालात हैं उनके जवाब नून लीग से कहा जाता है कि तलाश किए जाएं। तो ये महंगाई के ख़िलाफ़ अब तमाम लोग बात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत को आए हुए अभी जुमा 4 दिन हुए, लेकिन हर कोई तनकीद करने के लिए तैयार है, सियासतदान तैयार है। मुझे समझ नहीं आती कि जिनकी हुकूमत अभी आए हुए मतलब अभी 10-12 दिन भी नहीं हुए तो उन पर तनकीद शुरू कर दी जाती। कहाँ से मिली उनको महंगाई? देखिए, बात ये है कि महंगाई की बुनियाद जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को साकिब निसार ने जो है वो पानामा केस में हटाया था, उस दिन आपने महंगाई की, ये डॉलर की, रुपए की डिवैल्यूएशन की, तो बिजली के महंगा होने की, उस दिन आपने बुनियाद रखी थी। उस दिन आपने पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी क्रिएट की थी सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया जा सके। तो अगर आपने ढूंढनी है कि ये इसकी बुनियाद क्या है तो बुनियाद वो है। और ये पिछले 10 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पीछे जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। ये ना केयर टेकर जिम्मेदार है ना हम जिम्मेदार हैं। ये इस तरह ये कोई मजाक तो नहीं होता मुल्क को चलाना कि आप जो है मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं, आप मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराएं लाएं जो है वो, और उसके बाद जो है वो एक्सपेक्ट करें कि जो मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी? ये तो साकिब निसार से पूछें आप जाके। डॉक्टर साहब, ये तो वैसे बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप लोगों को महंगाई दी थी, अब आप लोगों से महंगाई किसी और को मिल गई, उससे पीछे भी हम चलते रहे। तो हर जो हुकूमत में आते हैं कहते हैं पिछले वाले ने महंगाई तोहफे में दी थी, 3-4 साल सही करने में लग जाते हैं और आगे फिर इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं, आपकी मुद्दत पूरी हो जाती है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। 2013 से 18 महंगाई किधर थी आप बताएं? नहीं, आप एक बात मुझे बताएं ना कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एवरेज इन्फ्लेशन 3% थी 5 साल के अंदर। आप मुझे बताएं कि रुपया स्टेबल था कि नहीं था? ये आवाम के सामने बात रखे ना। चलें ठीक है जी, चलें ठीक है, वक्त की कमी है। तीनों मेहमान शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मोहम्मद सोहेल माहिर माशियात मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुसलसल 4 रोज दबाव में रहने के बाद आज स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। कमजोर रुपया, गैर यकीनी कैफियत और शरह सूद में इजाफे के डर से परेशान सरमायाकारों ने धड़ाधड़ शेयर्स बेचे और इंडेक्स एक वक्त में 1700 पॉइंट्स नीचे चला गया। आखिरी बार जून 2022 में सुपर टैक्स लगाए जाने पर इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद कमी देखी गई थी। तज्जियाकारों के मुताबिक बिला तफरीक हर सेक्टर में शेयर्स पामाल हुए, जिसमें बड़ा किरदार एक अफवाह ने अदा किया। ये अफवाह स्टेट बैंक में इजलास से मुतालिक उड़ाई गई थी, जिससे यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं हंगामी तौर पर 3% शरह सूद ना बढ़ा दी जाए। शरह सूद का बढ़ना मार्केट के लिए बड़ा भारी साबित हुआ करता है। मुल्क में शरह सूद 2021 के आखिर से मुसलसल बढ़ते हुए 22% तक जा पहुंची है। शरह सूद बढ़ने की बुनियादी वजह महंगाई में इजाफा है, जो एक तवील अरसे से मुसलसल रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब ये बुरानी सूरत हाल मुल्क की मईशत को कहाँ लेकर जाएगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। माहिर स्टॉक मार्केट पर गहरी नज़र रखते हैं मोहम्मद सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सोहेल साहब, ये क्या वजह है कि मुल्क में हर चीज़ महंगी हो रही है लेकिन शेयर्स मुसलसल सस्ते होते चले जा रहे हैं, और इन सस्ते शेयर्स को भी कोई लेने को तैयार क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ही बुरा दिन था स्टॉक मार्केट में। मार्केट कोई 1200 पॉइंट्स गिर गई और पिछले पूरे माह में कोई 3000 पॉइंट्स गिर गई, और ये तकरीबन कोई 6000 पॉइंट्स जुलाई में बढ़ी थी, और उसका तकरीबन आधे प्रॉफिट जो हैं लोगों के वो पिछले माह पूरे वाइप आउट हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से रुपए की कदर गिर रही है, जिससे
इन्वेस्टर्स को कंसर्न है कि लगातार रुपया गिर रहा है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। और चूंकि पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, यानी लोगों के जेबों में कोई 9,000 अरब रुपए पड़ा है, तो वो फिर अपने पैसों को कहीं नहीं लगाते और वो डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि डॉलर जो है हर रोज़ इंटर बैंक में तकरीबन 1 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, जो मार्केट के इस्तेहकाम के लिए इस वक्त बुनियादी क्या चीज़ ज़रूरी है जिससे हम कह सकें कि जो एतमाद है वो बहाल हो सके? जिस तरह मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है पिछले कुछ दिनों में मार्केट के लिए, वो है गिरते हुए रुपए की कीमत। इसके लिए ज़रूरी है कि इस गिरावट को रोका जाए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो रुपए का ओपन मार्केट का रेट है और जो ग्रे मार्केट का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डिमांड वहीं आ रही है। और वो जो डिमांड है वो जिस तरह मैंने बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना पैसा बैंकों में नहीं रखते, जो अपना पैसा डिक्लेयर नहीं करते, उनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपना पैसा डॉलर में लगाना शुरू कर दिया और पिछले कोई हफ्ते 2 हफ्ते से उनकी लॉटरी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे कि ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं और ये जो अनऑफिशियल या हवाले का काम हो रहा है उस पर क्रैक डाउन किया जाए। और हमने देखा है पिछली हुकूमतों ने इस तरह की कोई एक्टिविटी की है तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। दूसरी जानिब आपको भी इल्म है, मुझे भी पता है, हर दुकान में हर जगह स्मगल्ड चीज़ें मिलती हैं। अफ़गानिस्तान और ईरान की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ख़ास तौर से आप बलूचिस्तान चले जाएं तो हर जगह आपको ईरानी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। कराची में तो तेल भी बिक रहा है 50-100 रुपये लीटर कम पे। तो स्मगलिंग को हमें रोकना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान का डबल नुकसान हो रहा है कि डॉलर भी जा रहे हैं मुल्क से और ड्यूटी भी नहीं पे करनी पड़ती इम्पोर्टेड आइटम्स पे। तो क्रैकडाउन करना पड़ेगा हमें स्मगलर्स के ऊपर। मनी चेंजर के रेगुलेशंस को सख्त करना पड़ेगा। जो डॉलर ख़रीदारी की लिमिट्स है पब्लिक की, उसको कम करना पड़ेगा। और इसके अलावा फंडामेंटल चेंजेस ये करने पड़ेंगे कि जो SIFC बनी थी जिसके तहत मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आनी थी, उसमें तेज़ी लानी पड़ेगी। हुकूमत को अर्जेंटली आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देने पड़ेंगे। जो लॉस मेकिंग एंटिटी है उसको फ़रोख्त करना पड़ेगा फ़ौरन। अभी तो हुकूमत ने कानून पास करा लिया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है डील्स वो हो सकती है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं हैं। इसके अलावा जो कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि हम $4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, तो उनको अपने प्लान को प्रेजेंट करना चाहिए। रेमिटेंस जो गिर रही हैं उसके लिए हुकूमत को फ़ौरन अपना प्लान देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है। ये नई हुकूमत है, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। इनको आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं, मगर हफ्ते 2 हफ्ते में हुकूमत को जो है एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस, क्रैकडाउन ऑन स्मगलर्स और मनी चेंजर से रिलेटेड इक़दामात करने पड़ेंगे, जिससे शायद कुछ कॉन्फिडेंस सही में मार्केट में बहाल हो सके। अच्छा, ठीक है। अच्छा सोहेल साहब, एक और चीज़, जो माजी में भी मार्केट को हमने देखा कि गिरावट का सामना रहा, लेकिन फिर ये संभल गई थी। इस बार आप ये जो मंदी है मुख्तसर होती देख रहे हैं? क्योंकि जो सऊदी वफूद भी अगले चंद रोज़ में आएंगे, जो कि यकीनी तौर पे एक बड़ी खुश आइंद बात है, तो इसका कोई असर मार्केट पर हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हुकूमती इदारों में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और कॉमर्स जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें सोच विचार चल रही होगी और एक प्लान के तहत ये ज़रूर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ स्टेबिलिटी आने वाले दिनों में ज़रूर आए। और IMF का सहारा पाकिस्तान को अभी भी है, और अगर जो IMF के कंडीशंस हैं उसको पाकिस्तान ने फुलफिल कर लिया तो पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं हैं। 30 जून से पहले तो पाकिस्तान का डर था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान एक IMF की छतरी के अंडर है, तो डिफ़ॉल्ट के तो चांसेस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी। जिस तरह आपने बताया कि जो शेयर मार्केट है बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। पिछले महीने जब मार्केट गिरी, इसके बावजूद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से बाहर है उसने $14 मिलियन की ख़रीदारी की। तो मुझे लगता है कि अगर करेंसी में थोड़ा इस्तेकाम आएगा तो मार्केट में भी इस्तेकाम देखा जा सकता है। ठीक है मोहम्मद सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम
सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।